हेलो फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों आते हैं, तो हम लोग उनको सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम क्या है। पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है। तो इसमें देखिए, शरीर की वे सभी क्रियाएं, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, यानी शरीर जो भी क्रियाएं करता है उनमें वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं। पहली लाइन क्या है? वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण माने क्या होता है? अनुरक्षण माने होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। यानी ऐसी सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाएं और हमारे शरीर के लिए अनुरक्षण या देखभाल का कार्य करें, उनको क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। आसान सी परिभाषा है। कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या होता है, तो सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो शरीर को टूट फूट से बचाएं और क्या करें, उसके लिए अनुरक्षण का कार्य करें। ठीक है, अनुरक्षण माने कोई पूछे तो कहे ना कि देखभाल का कार्य करे, उसको हम क्या कह देते हैं? जैव प्रक्रम कह देते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम की ये आसान सी परिभाषा थी। एक और परिभाषा इसकी है, ये है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं को बनाए रखते हैं। ठीक है, स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, वह प्रक्रिया भी जैव प्रक्रम कहलाती है। तो दोनों प्रोसेस में से, दोनों परिभाषा में से जो आपको अच्छी लगे आप उसको लिख सकते हैं। ये बस ये वाली ज़्यादा अच्छी है। शरीर की वे सभी प्रक्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती। या फिर वे प्रक्रियाएं जो जीव, जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं सभी जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण, मरम्मत माने उसकी रिपेयरिंग, अनुरक्षण माने देखभाल की आवश्यकता होती है। यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो ये था हमारा जैव प्रक्रम। अब देखिए, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो प्रक्रिया है पोषण की। कौन सी? पोषण की। ठीक है, दूसरे नंबर पे है श्वसन। दूसरे नंबर पे कौन सी? श्वसन। तीसरा है वहन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और अगला है उत्सर्जन। ठीक है, तो ये चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम में सम्मिलित की गई हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो इनको एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि जैव प्रक्रम में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तो तीन तो आपको इन्हीं में के मिलेंगी, एक बाहर की मिल सकती है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, चारों नाम। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं। अब पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, चारों को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पोषण। तो पोषण देखिए क्या होता है। देखो, क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए, यानी क्षति जो भी हमारा नुकसान होता है, टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती। कोई भी चीज है उसको नुकसान ना पहुंचे, उसकी टूट फूट ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, यानी
अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए अब अनुरक्षण के लिए क्या चाहिए, जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो ध्यान से समझिए जोड़ते हुए, शरीर को क्षति ना पहुंचे, शरीर में टूट फूट ना हो, इसके लिए शरीर की अनुरक्षण जरूरी है या शरीर का देखभाल जरूरी है। अब देखभाल करने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ऊर्जा जरूरी है। शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अब यह ऊर्जा जीव के शरीर के बाहर से आती है, शरीर में ऊर्जा निर्माण का कोई स्रोत नहीं है, तो शरीर जीवों को जो ऊर्जा लेनी पड़ती है वो जीव में बाहर से आती है। ठीक है, ऊर्जा जो आएगी वो बाहर से आएगी और वो किसी भी माध्यम से आ सकती है। जैसे सजीव हैं तो आप ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करते हैं, भोजन से। कहाँ से ग्रहण करते हैं, भोजन से। यानी यह ऊर्जा जीव को शरीर के बाहर से मिलती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, यानी कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो ऊर्जा के स्रोत को बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण कर सके। यानी ऊर्जा भी कहाँ है, बाहर है, शरीर जीव के शरीर के बाहर है, तो कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो शरीर के अंदर ला सके। ठीक है, शरीर के अंदर ऊर्जा को स्थानांतरित कर सके। तो अब यहीं पे देखिए, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन भी कह सकते हैं, यानी भोजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। यानी भोजन तथा शरीर, भोजन जो है शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, ये भोजन है, भोजन शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। आप भोजन की जगह एक शब्द और लिख सकते हैं यहाँ, पोषक तत्व। ठीक है, क्या कहेंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्वों को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यहीं से परिभाषा है पूरी कि भोजन या पोषक तत्वों को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पोषण, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में, कितने समूहों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब हम इन लोगों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये है स्वपोषी पोषण, यानी पोषण का ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ का एक दूसरा नाम भी होता है सरल अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, ये याद रखिए, अजैव पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी ऐसा तरीका जिसमें जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थ में कौन सा बताया, एक जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा सूर्य का प्रकाश। इन तीनों चीजों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो कोई पूछे स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो वह पोषण जिसमें जीव जो है अपने आसपास के वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो उसका अच्छा खासा उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका कौन सा होता है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब देखिए
जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिस प्रक्रिया द्वारा वो लोग अपना खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं वह प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें सोपोसी मतलब पेड़ पौधे बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं। किस रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल भी एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित रहता है, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं और यही कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो कहना वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें सोपोसी, ठीक है, सोपोसी किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी आप लिख सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन सा? जल, और तीसरा था कौन सा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 12 अणु जल के, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश, ये बनता है जो यहाँ पर इसका कहते हैं ग्लूकोज। इसका सूत्र देखिए, C इसमें 6 होते हैं, H 12 होते हैं और O भी 6 होते हैं। यही ग्लूकोज है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और साथ में ये देखिए इसमें बनता है ऑक्सीजन। यही प्रक्रिया है जिसके कारण ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आपको देते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया थी किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या उपस्थित होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए? तो सबसे पहला तो जरूरी है सूर्य का प्रकाश होना। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय ही होती है, क्योंकि दिन के समय में ही सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उपस्थित रहता है। दूसरा, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल एक रसायन है जो किसमें होता है? पौधों की पत्तियों में होता है। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होना चाहिए। तो ये तीसरा जो आवश्यक पदार्थ है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए? जल। यानी ये 4 चीजें अगर उपस्थित हैं तो पेड़ पौधे आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, जल, जो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखिएगा जो आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा, जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है वो क्या करता है?
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, पर वो क्यों रहता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो अभी पौधे की पत्ती ने अवशोषित की थी, उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या किया? पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, फिर प्रकाश ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी जल का जो अणु है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसमें टूटता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। देखिए इतनी चीजें इस प्रक्रिया में होती हैं कि जो क्लोरोफिल रहता है उसका मुख्य काम क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। तो कोई पूछे इस प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो इंपॉर्टेंट है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। जल का अणु टूटकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन होने के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? C6H12O6, यानी इसी को ग्लूकोज कह लो, चाहे इसको कार्बोहाइड्रेट कहो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कहना कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से। ठीक है, और उसके बाद जल के अणु टूटते हैं तो उससे क्या बनती है? ऑक्सीजन जो बनती है वो किससे बनती है? जल से आती है। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये मुख्य चरण थे किसके? प्रकाश संश्लेषण के। अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कौन सा? स्वपोषी पोषण। अब कौन सा है? विषम पोषी पोषण। ये हम लोग स्वपोषी, ये स्वपोषी पोषण पढ़ चुके थे, अब है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण को देखते हैं हम लोग कि यानी पोषण का ऐसा तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इंपॉर्टेंट, ऐसा तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। वो दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में देख सकता है या फिर पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में देख सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, यानी ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाएगा, वह किस पर निर्भर रहेगा? अन्य जीवों पर या पेड़ पौधों पर। तो उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण, जितने मानव हैं और जितने जीव हैं वो लगभग सभी विषम पोषी पोषण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, विषम पोषी पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक है प्राणी संपोषण, होलोजोइक कहते हैं इसको। इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा साथ में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आगे हिंदी में पढ़ाई बहुत कम होती है। ठीक है, तो प्राणी संपोषण को क्या कहते हैं? होलोजोइक। मृतजीवी पोषण को कहते हैं सेप्रोफाइटिक, और परजीवी पोषण को कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, यानी विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 1, 2 और 3। अब आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। प्राणी संपोषण, ये देखो, ये जो पोषण होता है इसमें क्या होता है कि जो जीव है इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी जो भी भोजन है उसको क्या करते हैं? शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। और जो शरीर में एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब जो भोजन, एंजाइम क्या करते हैं? भोजन का पाचन कर लें, और पचने के बाद भोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, यानी जिसमें जो जो पोषक तत्व हैं
उनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो बिना पचा भोजन है उसको क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया है किसकी, प्राणी संपोषण की। यानी जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लिया, एंजाइमों की सहायता से उसका पाचन किया, पचने के बाद जो जो उसमें पोषक तत्व थे उनको अवशोषित कर लिया, और बिना पचे या फिर जिससे अवशोषित हो चुका है भोजन, पोषक तत्व अवशोषित हो चुके हैं, उन सब भोजन को बाहर निकाल देता है, किसमें, प्राणी संपोषण में। उदाहरण क्या है, अमीबा, और दूसरा उदाहरण मानव। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अमीबा और मानव दोनों समान पोषण क्या करते हैं, समान प्रकार का पोषण करते हैं। ठीक है, ये दोनों में एक समान पोषण होता है, किसमें, अमीबा में और मानव ने। क्यों, क्योंकि दोनों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, शरीर के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ होती है, शरीर के अंदर, किसमें, अमीबा में और मानव में। ठीक है, तो आगे दूसरा प्रकार का पोषण पढ़ते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। यानी जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसको शरीर के बाहर ही तोड़ देंगे, मतलब सरल अणुओं में विभाजित कर लेते हैं। उसके बाद उनका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। यानी जो विघटन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के बाहर ही होगी। भोज्य पदार्थों का विघटन कहाँ करते हैं, शरीर के बाहर, उसके बाद अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो या दूसरा तरीका क्या है, जो जीव मरे हुए हैं, मर गए तो उनके शरीर के जितने भी बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक थे वो किसमें, छोटे छोटे अणुओं में टूट गए। तो देखिए यहाँ पर बड़ा अणु छोटे में टूट चुका है, और कहाँ, शरीर से बाहर ही। जैसे ये कोई बड़ा सा जीव था, जब ये मर गया तो इसका शरीर विघटित होने लगता है, विघटित होकर छोटे छोटे अणुओं में टूटने लगता है। अब यही मृतजीवी क्या करते हैं, यहीं पर आ जाते हैं और जो टूट चुका है छोटे छोटे में, इसी को खा लेते हैं, यानी वहां से पोषण प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि फफूंद, कवक और मशरूम, और कौन सा एक याद रखिएगा, ईस्ट। ये जो कुछ उदाहरण हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। ईस्ट, कवक, मशरूम, ये सब कैसे प्राप्त, कैसे मतलब हैं, जीव मृतजीवी हैं, और यानी मरे हुए जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, परजीवी। परजीवी, इस शब्द को तोड़िए, यानी जो दूसरों पर निर्भर हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या फिर बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करते हैं, दूसरे जीवों के अंदर रहेंगे या फिर उनके बाहर रहेंगे और उनको मारेंगे नहीं, जान से नहीं मारेंगे। ठीक है, केवल उन पर निर्भर रहेंगे और वहां से क्या करते हैं, निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उनको क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे जोंक अगर आपने देखी हो तो जिस भी जीव पर रहेगी उसका खून चूसती रहेगी, उससे अपना पोषण प्राप्त करेगी। जूं, पहले लोगों के बालों में जूं भी पाए जाते थे। ये फीता कृमि है, टेप वर्म भी इसको कहते हैं। ये भी मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। कुछ आपने देखे होंगे पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के परजीवी हैं जो शरीर के अंदर से ही पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए अमीबा के बारे में, पेपर हमारे सिलेबस में है अमीबा का पोषण। ठीक है, तो अमीबा का पोषण ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक कोशिकीय
अनिश्चित आकार वाला प्राणी समभोजी जीव है। अगर आपने कभी भी अमीबा की आकृति देखी हो तो उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कुछ ऐसा भी दिख सकता है, थोड़ी देर बाद यही आकार बदल के कुछ भी अपना आकार बना लेगा। और संपूर्ण बात ये क्या है, ये केवल एक कोशिका होती है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। यानी जैसे मनुष्य के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, यह सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अब उसके बाद देखिए भोजन कैसे ग्रहण करता है, कूटपादों के द्वारा यह भोजन ग्रहण करता है। कैसे? कूटपाद। ये जो इसके ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कूटपाद। अब जैसे देखिए भोजन कैसे ग्रहण, मान लो यहाँ कहीं भोजन रखा है तो ये धीरे धीरे इधर की तरफ अपने बनाएगा और पूरा इसको अपने अंदर समेट लेगा, और जो सतह है शरीर की उसी से अपनी शरीर के अंदर कर लेगा। अब अमीबा के भोजन कौन होते हैं? शैवाल के टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, डायटम या फिर मरे हुए कार्बनिक पदार्थ, ये उसका क्या है? भोजन है। देखिए आगे कैसे अमीबा भोजन अपना 3 चरणों में पूरा करता है। सबसे पहले देखिए क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है कि यानी उसको अपने शरीर के अंदर ले लेना। सही। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये जो इसके हिस्से बताए थे, इन्हीं की सहायता से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है। जैसे अभी बता रहे थे कि यहाँ पे अगर भोजन है तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और उसको भोजन को अंदर ही फंसा लेंगे, तो घेर लेता है और संगलित होकर खाद्य रिक्तक बना लेते हैं। एक वहीं पे शरीर के अंदर ही एक कैविटी बना लेंगे जिसमें ये भोजन फंस जाएगा। अब देखिए खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है और वो कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या होता है, तीसरा स्टेप है बहिष्करण। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी जितना उसने डाइजेस्ट कर पाया, डाइजेस्ट कर लिया, बचा हुआ अपच पदार्थ जो नहीं पचा पाया उसको कोशिका की सतह से ही बाहर निकाल देता है। सही, कोशिका से, क्योंकि इसमें अलग अलग अंग नहीं होते हैं, जो भी काम होता है बस कोशिका की सतह से ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।